Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic of obs and gynae, that is placenta previa. ठीक है? So first of all you have to know what is this meaning. Placenta means placenta हम सब जानते हैं कि बेबी के साथ placenta अटैच होता है, ये है placenta या ये है placenta. पर नॉर्मली placenta हमारे यूट्रस में अपर सेगमेंट में अटैच होता है. ये मान लीजिए हमारा यूट्रस है, ठीक है. तो अपर सेगमेंट में अटैच होता है, या तो प्लासेंटा यहाँ पे आपको अटैच मिलेगा, या तो यहाँ पे अटैच मिलेगा, या तो कभी कभी आपको यहाँ पर भी अटैच मिल जाता है. बट प्लासेंटा प्रीविया के मीन होता है, प्लासेंटा प्रीविया मीन्स गिर जाना नीचे, यानी कि प्लासेंटा अगर नीचे गिर गया तो वो अटैच कहाँ होगा? एट द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. सिंपल सी चीज है, गिरेगा तो नीचे की साइड गिरेगा, और नीचे क्या है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट. सो व्हेन प्लासेंटा इज अटैच्ड abnormally at the lower uterine segment, this location of the placenta is known as placenta previa. Okay, previa means होता है fall down. Okay, तो ये नॉर्मल था हमारा, ये नॉर्मल था हमारा, ये नॉर्मल था हमारा, बट ये जो पोजीशन है, ये इसके नीचे वाली जितनी भी पोजीशन है, चाहे प्लासेंटा यहाँ पे अटैच हुआ हो गिर के, चाहे यहाँ पे अटैच हुआ हो, चाहे पूरा अटैच हुआ हो, चाहे यहाँ पे अटैच हुआ हो, ये हमारा प्लासेंटा प्रीविया कहलाएगा एंड दिस इज एन एबनॉर्मैलिटी. ओके, सो चलिए देख लेते हैं आगे कि क्या है इसके अंदर और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं. सो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स एंड बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें देखने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट देखेंगे. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. सो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि प्लासेंटा प्रीविया क्या है. प्लासेंटा प्रीविया इज एन, मैंने आपको जैसे बता दिया कि इम्प्लांटेशन हो रहा है प्लासेंटा का, कहाँ पे? लोअर यूट्राइन सेगमेंट या लोअर लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन सेगमेंट में हो रहा है. लोअर लाइनिंग कौन है हमारी? यहाँ पे एंडोमेट्रियम है. ठीक है, तो इम्प्लांटेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? किसका हो रहा है? प्लासेंटा का हो रहा है. कहाँ हो रहा है? लोअर लाइनिंग में, यानी कि लोअर एंडोमेट्रियम में हो रहा है. किसकी? यूट्राइन सेगमेंट की. ठीक, या तो ये ओवर होगा, ओवर द इंटरनल ऑस होगा, या तो ये इंटरनल ऑस के पास होगा. समझ गए? ये देखिए, ये है हमारी इंटरनल ऑस, ये हमारी इंटरनल ऑस है. हम जानते हैं कि हमारी सर्विक्स में दो ऑस होती हैं, अंदर वाली इंटरनल और बाहर वाली एक्सटर्नल. तो या तो ये इंटरनल ऑस के पास अटैच हो जाएगा, या तो इंटरनल ऑस को कवर कर लेगा. सो दिस इज प्लासेंटा प्रीविया. सो इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लासेंटा एट द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, या तो पार्शली करेगा, या तो कंप्लीटली करेगा, या तो नियर द इंटरनल ऑस ये कवर करेगा. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंसिडेंस रेट. क्या है इंसिडेंस रेट? देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 80% मल्टीपैरस वोमेन को प्लासेंटा प्रीविया होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज मल्टीपैरस वोमेन. देखिए, मल्टीपैरस वोमेन वो होती हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, कई बार वो डिलीवर करा चुकी हैं, डिलीवरी हो चुकी है. तो इन्होंने बताया है कि उन्हीं लेडीज को जो कि मल्टीपैरस हैं, जिनके कई सारे बच्चे हैं, उनको 80% चांसेस हैं प्लासेंटा प्रीविया होने के. भाई इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन होगा. क्या रीजन होगा? रीजन ये है कि एक्चुअली होता क्या है कि भाई 80% अगर चांसेस इनको हैं, इनके कई सारे बच्चे हो चुके हैं, इसका मतलब इनकी एज भी ज्यादा होगी, है ना. और यहाँ पे पहले से लिख रखा हुआ है कि मोर देन 35 ईयर की जो वोमेन है, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं प्लासेंटा प्रीविया होने के. क्यों होते हैं? क्योंकि मसल्स क्या होती हैं हमारी, वीक होने लगती हैं, लूज होने लगती हैं, है ना. और हो सकता है कि इनकी प्रीवियस हिस्ट्री हो प्लासेंटा प्रीविया की, हो सकता है कि इनका प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन हो, है ना, सिजेरियन सेक्शन हुआ हो. ये सारे रीजन की वजह से क्या होता है, 80% जो मल्टीपैरस वोमेन है उनको चांस ज्यादा होते हैं प्लासेंटा प्रीविया के. अब अगर इनका यूट्रस वीक हुआ, यूट्रस की लाइनिंग अंदर की वीक हुई, ठीक है, तो हो सकता है कि ये सपोर्ट ना कर पाए और जो अटैचमेंट है प्लासेंटा का वो नीचे की तरफ हो जाए, है ना, क्योंकि मसल वीक हो गए हैं, यूट्रस वीक हो गया है, एज फैक्टर की वजह से भी, और यूट्राइन लाइनिंग भी वीक हो गई है. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब 80% अगर इनको चांसेस है तो 100% में से कितना बचा? सिर्फ 20% बचा. तो 20% हमारी
वुमेन्स को चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इटियोलॉजी की जगह पे हमने 4 थ्योरीज रख रखी हुई हैं, लाइक रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इन चारों की वजह से प्लासेंटा प्रीविया हो रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। तो ड्रॉपिंग डाउन से आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि ड्रॉपिंग मीन्स गिर रहा है, डाउन मीन्स नीचे की तरफ। तो क्या चीज गिर रहा है भाई, यहाँ पे प्लासेंटा की बात चल रही है, तो प्लासेंटा की ही यहाँ पे अटैचमेंट की बात चल रही होगी कि प्लासेंटा का जो अटैचमेंट है वो नीचे की तरफ अटैच हो गया। क्यों अटैच हो गया? क्योंकि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट था, जो हमारा ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ था एम्पुला में, वो जो एक क्या कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाता है लास्ट में, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जब अंदर आता है यूट्रस के, तो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी की वजह से वो यहाँ पे ना अटैच होके या यहाँ पे ना अटैच होके नीचे गिर जाता है और नीचे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी हो क्यों रही है, इसका रीजन क्यों है कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कि हमारे जो ओवा होती है उसके पास जोना पेलिसिडा नाम की एक लेयर होती है, आउटर लेयर जिसे हम उसकी बोलते हैं। ठीक है, तो जोना पेलिसिडा सबसे पहले उसका मेन काम क्या है, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा ओवम है और अलग कलर से बना देती हूँ, ये हमारी जोना है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जब स्पर्म अंदर आता है, स्पर्म आके यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म आके जोना के पास आकर के अटैच हो जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो जोना सिर्फ लाइक एक ही स्पर्म के लिए ओपन होती है, जो स्पर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उस स्पर्म के लिए ओपन होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग स्पर्म था, उसके लिए ये जोना ओपन हो गई और उस स्पर्म को इसने अंदर आने के लिए परमिट कर दिया। तो यहाँ पे स्पर्म का हेड अंदर आ गया, सिर्फ हेड अंदर जाता है और टेल बाहर ही रह जाती है, क्योंकि हेड के अंदर, स्पर्म के हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि स्पर्म का जो हेड है वो अंदर आ गया, बाकी दूसरा स्पर्म ना अंदर आ पाए, इसीलिए जोना क्या करती है, तुरंत क्या करती है, एक स्पर्म को एंट्री दे के क्लोज हो जाती है। ये इसका बहुत मेन फीचर है। मान लीजिए अगर ये दूसरे स्पर्म को भी एंट्री दे देती है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक स्पर्म और ये दूसरा स्पर्म, दो स्पर्म ओवा को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो जोना का पहला काम तो क्या है कि एक स्पर्म को रिसीव करना, उसके बाद क्लोज हो जाना। दूसरा काम जोना का इंपॉर्टेंट क्या है, ये येलो से ही मैं आपको बना के दिखाऊंगी जोना, कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे जैसे ही इम्प्लांट होने का टाइम आता है, जोना गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही जोना डिसअपियर हो जाती है, अटैचमेंट अच्छे से हो जाता है। अगर यही जोना डिसअपियर नहीं हुई तो हमारी एंडोमेट्रियम और हमारे ओवम का, सॉरी हमारे जो है ब्लास्टोसिस्ट का, जो कि फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, उन दोनों का अटैचमेंट नहीं हो पाएगा और ये इससे लड़के नीचे गिर जाएगा और नीचे फिर लेट में जोना पेलिसुडा डिसअपियर होगी, गायब होगी और लेट में यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। भाई नीचे अब तो जगह नहीं है, क्योंकि इंटरनल ऑस तो हमारी क्लोज रहती है, या तो इंटरनल ऑस के ऊपर हो जाएगा अटैचमेंट, या तो गिरते गिरते जैसे ही वो गिर रहा है तो जोना अब डिसअपियर हो गई तो यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। लाइक आप समझ लीजिए लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैचमेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में क्या हो रहा था कि हमारी जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाकर के अटैच्ड हो गया, गिर गया, ड्रॉप डाउन हो गया। क्यों ड्रॉप डाउन हो गया? क्योंकि जोना पेलिसुडा जिसको गायब हो जाना था वो टाइम पे गायब नहीं हो पाई, वो टाइम पे डिसअपियर नहीं हो पाई और डिसअपियर ना होने की वजह से अपर यूट्राइन सेगमेंट से लड़के हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम नीचे गिर गया और नीचे हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट कहते हैं हम उसे, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाकर अटैच हो गया। यहीं पे अगर ये जोना, मान लीजिए यहीं पे अगर ये जोना डिसअपियर हो जाती तो इसका फर्टिलाइजेशन अपने सही जगह पे हो जाता, सॉरी इम्प्लांटेशन सही जगह पे हो जाता। दिस इज ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। नेक्स्ट देख लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ द कोरियोनिक एक्टिविटी। ओके,
इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। परसिस्टेंस मीन्स बार बार, मतलब लगातार, ऑफ द कोरियोनिक एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे कोरियन, आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोरियोनिक विलाय क्या है। तो हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे कोरियॉन्स हमारे बनते हैं, ठीक, हमारे कोरियॉन्स बनते हैं और वो हमारे कह सकते हैं कि अटैचमेंट में और कांटेक्ट करने में, प्लासेंटा को कांटेक्ट करने में, मदर के मायोमेट्रियम के साथ या मदर के ब्लड सप्लाई के साथ कांटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर ये कांटेक्ट करने में हेल्प नहीं करेंगे तो प्लासेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं आएगी और प्लासेंटा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। अगर प्लासेंटा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो सिंपल सी चीजें हम जानते हैं कि बेबी को जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लासेंटा के थ्रू मिलता है, प्लासेंटा को मदर के थ्रू मिलता है। तो जब प्लासेंटा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो बेबी का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, इन्होंने क्या बोला है, ये जो कोरियोनिक एक्टिविटी है, जो कोरियन बन रहे हैं, ये उस टाइम पे ना बन के जैसे ही जैसे ही फर्टिलाइज्ड ओवम यहाँ पे आया, वो यहाँ पे ना अटैच हो करके थोड़ा सा नीचे आकर के अटैच हो गया, ठीक। और जो हमारे कोरियोनिक एक्टिविटी है, जो हमारे कोरियॉन्स हैं, वो हमारे लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ से ज्यादा बन गए। तो जब वो हमारे लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ से ज्यादा बन जाएंगे तो वो थोड़ा सा प्लासेंटा को नीचे पुश डाउन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और प्लासेंटा हल्का सा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होगा, कंप्लीटली अटैच नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होगा। दिस इज परसिस्टेंट कोरियोनिक एक्टिविटी। परसिस्टेंस मीन्स बार बार, कोरियोनिक एक्टिविटी मीन्स कोरियन बनने की एक्टिविटी। तो कोरियन जहां पर भी ज्यादा होंगे वहां पर वो प्लासेंटा को पुल करेंगे, है ना। अगर कोरियन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कंटिन्यूअस बनते रहे, परसिस्टेंटली बनते रहे, और अपर यूट्राइन सेगमेंट में उतना अच्छी तरह से नहीं बने, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही प्लासेंटा बन जाएगा अच्छे से, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से लोअर लाइनिंग प्लासेंटा इसको हम मानते हैं। वो लोअर लाइनिंग प्लासेंटा क्या है वो हम आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट है डिफेक्टिव डेसिडुआ। डिफेक्टिव डेसिडुआ, पहली चीज तो क्या होती है, प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को हम डिफेक्टिव डेसिडुआ बोलते हैं, सॉरी डेसिडुआ बोलते हैं। देखिए नॉर्मली हम यूट्रस के सबसे इनर लेयर को, यूट्रस के पास 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम कहलाती है, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम कहलाती है, और इनर लेयर जो होती है हमारी वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो जो एंडोमेट्रियम होती है वही शेड होके पीरियड्स का ब्लड बनाती है, और वही प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने आप को थिक करके प्लासेंटा को अटैच करती है, और प्लासेंटा से बेबी अटैच हो जाता है। समझ गए एंडोमेट्रियम क्या है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इस एंडोमेट्रियम का हमने नाम चेंज कर दिया और इसको हमने बोल दिया डेसिडुआ। डिफेक्टिव डेसिडुआ का मतलब क्या है कि हो सकता है जो कोरियोनिक विलाय है वो क्या हुआ, हो सकता है कि इम्प्लांटेशन जब हो गया हो, मान लीजिए यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या हुआ कि प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया, वो नीचे शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ द कोरियोनिक एक्टिविटी। नीचे वाले कोरियॉन्स ने ज्यादा अच्छे से और ज्यादा कह सकते हैं कि स्प्रेड होने की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा कोरियॉन्स बन गए एज कंपेयर टू दी मिडिल में। जितने यहाँ पे कोरियॉन्स बनने चाहिए थे उससे ज्यादा कोरियॉन नीचे की तरफ बन गए, और डेसिडुआ अच्छे से हमारे इसको पकड़ नहीं पाई फर्टिलाइज ओवम को, और फर्टिलाइज ओवम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया और अटैच हो गया। दिस इज डिफेक्टिव डेसिडुआ। यहाँ पे डेसिडुआ की मिस्टेक है, डेसिडुआ ने अपने एनर्जी नहीं दिखाए और वो फर्टिलाइज ओवम को अच्छे से पकड़ के इम्प्लांट नहीं करा पाई, और कोरियोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ कि इम्प्लांटेशन थोड़ा सा नीचे आ गया और हमारा क्या हो गया, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो गया। देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। परसिस्टेंट कोरियोनिक एक्टिविटी मीन्स कि कोरियोनिक एक्टिविटी यानी कोरियन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन टाइम पे यहाँ पे कोरियन नहीं बन पाए। जब जो है ये नीचे शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, तब कोरियन ने अपनी पकड़ बनाई और ढेर सारे कोरियन बन के नीचे की तरफ यहाँ पे आकर के अटैच हो गए, ठीक है। डिफेक्टिव डेसिडुआ में क्या हुआ कि कोरियन तो सही से बन रहे थे, लेकिन डेसिडुआ की गलती की वजह से वो कोरियन नॉर्मल साइड के जो डेसिडुआ थी उसने अच्छे से कोरियन को अटैच नहीं किया अपने अंदर, और कोरियन छूट गए और नीचे की तरफ ये हमारा आ गया
सो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट थ्योरी क्या है हमारी, परसिस्टेंट कोरियोनिक एक्टिविटी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोरियन क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ द इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन यहाँ पे होता है, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे साइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट बनने लगते हैं। देखिए ट्रोपोब्लास्ट बनने लगते हैं, ट्रोपोब्लास्ट से हमारे कोरियॉन्स बनते हैं, कोरियोनिक विलाइज बनते हैं, ठीक है। ये आपने इम्प्लांटेशन में पढ़ ही लिया होगा। एम्ब्रियोलॉजी में अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी एम्ब्रियोलॉजी की वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हो, काफी क्लियर मैंने उसमें बता रखा हुआ है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद क्या होता है कि कोरियोनिक एक्टिविटी होने लगती है, यानी कि कोरियॉन्स बनने लगते हैं, ठीक है। और ये कोरियन जो होते हैं वो हमारे एंडोमेट्रियम की जो सेकंड लेयर है, यानी कि मिडिल लेयर है यूट्रस की, वो मिडिल लेयर में जाकर के अटैच हो जाते हैं, जिससे कि जब प्लासेंटा आगे अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे और बेबी उससे अटैच हो तो हमारा प्लासेंटा निकल ना जाए, डिटैच ना हो जाए, ठीक है। तो डिटैचमेंट से बचने के लिए जो कोरियोनिक विलाइज होते हैं वो अच्छी तरह से मायोमेट्रियम में जाके सिचुएटेड हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई देने का भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरियन परसिस्टेंटली बन तो रहे हैं, कंटिन्यूअस कोरियन का फॉर्मेशन हो तो रहा है, लेकिन लेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब मान लीजिए कोरियन का मेन यहाँ पे फंक्शन क्या है, डीप अटैचमेंट करना, है ना, डीप अटैचमेंट करना। मान लीजिए इनका लेट फॉर्मेशन हुआ तो ये डीप अटैचमेंट नहीं कर पाएगा, और जो भी हमारा इम्प्लांटेशन हुआ था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसके बाद अगर परसिस्टेंट कोरियन बनने लगे, तेज तेज कोरियन बनने लगे, तो नीचे की तरफ ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। आप समझ रहे हो, कोरियन बन जाना चाहिए था जब ऊपर इम्प्लांटेशन हुआ था। अब यहाँ पे सिर्फ इम्प्लांटेशन वो जाकर के अटैच तो हो गया, बट यहाँ पे कोरियन नहीं बने, जो कि डीप अटैचमेंट का काम कर रहे थे। तो ये जो अटैचमेंट हुआ था ये वीक अटैचमेंट था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, और जैसे जैसे ये नीचे शिफ्ट हुआ, इतनी देर में क्या हुआ कि कोरियोनिक एक्टिविटी एक्टिव हो गई और कोरियॉन्स बनने लगे तुरंत फटाफट। और जब कोरियन बनने लगे तो यहाँ पे अटैचमेंट कहाँ हो गया, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, ठीक है। देन आ जाते हैं डिफेक्टिव डेसिडुआ। अब यहाँ पे देखिए, पहले परसिस्टेंट कोरियोनिक एक्टिविटी में क्या था कि कोरियोनिक एक्टिविटी गड़बड़ थी, अब यहाँ पे तो डेसिडुआ ही गड़बड़ है। पहली चीज तो डेसिडुआ क्या है, डेसिडुआ हमारी प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को बोलते हैं। जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलते हैं। अब यहाँ पे डेसिडुआ का क्या रोल है, डेसिडुआ का यहाँ पे ये रोल है कि मान लीजिए हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम जो था वो इम्प्लांट करने के लिए आया, और वो जोना भी गायब हो गई, और इम्प्लांट यहाँ पे उसने करना चाहा, इम्प्लांट करना चाहा, पर डेसिडुआ ने उसको सपोर्ट नहीं किया। एक्चुअली होता क्या है कि थोड़ा सा डेसिडुआ भी सपोर्ट करती है इम्प्लांट करने के लिए, और थोड़ा जो है हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम भी सपोर्ट करता है डेसिडुआ को पकड़ने के लिए। यहाँ पे डेसिडुआ ने क्या किया, अपने अपने मतलब इम्प्लांटेशन कराने के लिए कोई भी हेल्प नहीं दी, हेल्प नहीं दी तो क्या हुआ, ये नीचे गिर गया और नीचे की तरफ इम्प्लांटेशन हो गया। और वहीं पे जब नीचे की तरफ इम्प्लांटेशन हो गया तो वहीं पे कोरियोनिक विलाई बनने लगे और वहीं पे डीप अटैचमेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बिग सरफेस एरिया। ठीक, बिग सरफेस एरिया किस चीज का बिग सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मान लीजिए जब स्पर्म ओवम मिलते हैं तो स्पर्म का सिर्फ हेड अंदर जाता है और पूरी टेल बाहर रहती है। क्यों? क्योंकि हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है। मान लीजिए एक स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के अंदर पहुंच गया है और ओवम का न्यूक्लियस ऑलरेडी था उसके पास, ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस हो गए। मान लीजिए मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है कि 2 स्पर्म अंदर चले गए, तो अगर 2 स्पर्म अंदर चले गए तो क्या होगा, इसका वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, इसका वेट बढ़ जाएगा। इसके वेट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ये अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना अटैच होकर प्रेशर के साथ अंदर आया और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जाकर के अटैच हो गया, ठीक है। और बाद में इसने क्या किया, मल्टीपल
कह सकते हैं प्रेगनेंसी बना दी, या कह सकते हैं कि 2 प्लासेंटा बना दिए, या सिंगल प्लासेंटा 2 बेबी बना दिए, दैट इज ट्विंस प्रेगनेंसी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो जोना, देखिए ये पहले बाहर की जोना थी और अटैचमेंट के टाइम पे देखिए इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये बाहर वाली जो जोना है वो आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, अब डिसअपियर हो गए, तभी इसका अटैचमेंट हुआ। अगर ये जोना डिसअपियर नहीं होती तो ये नीचे गिर जाता, अटैचमेंट नहीं होता। उसी तरह से ये देखिए कोरियोनिक विलाय बनते हैं, ये बहुत डीप अटैच करते हैं हमारे प्लासेंटा को और हमारी मदर की ब्लड सप्लाई के साथ अटैचमेंट हो जाता है। मान लीजिए कोरियोनिक विलाय लेट बनेंगे तो डीप अटैचमेंट नहीं होगा, तो परसिस्टेंट कोरियोनिक विलाय हो जाएगा, नीचे जाकर के अटैचमेंट हो जाएगा, तब कोरियोनिक विलाय बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारी जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज ओवम का वेट ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और नीचे आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्क फैक्टर। तो मैंने पहले आपको बता दिया एज का क्या रोल है। एज का ये रोल है कि मसल वीकनेस हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, प्लस जो है जो एंडोमेट्रियम है वो भी थोड़ी वीक रहती है, इसी वजह से अटैचमेंट की दिक्कत आती है। देन प्रीवियस हिस्ट्री, तो प्रीवियसली हो सकता है उसको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ हो और जो प्रीवियसली प्रॉब्लम हुई हो, जो भी कॉज हुआ हो वो रिपीट हो गया हो। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसका तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्यों नीचे शिफ्ट होता है, अभी हम इसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। हो सकता है, मैंने आपको ये भी बता दिया स्टार्टिंग में कि प्रीवियसली हो सकता है उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम क्या हो गया हो, एंडोमेट्रियम वीक हो गई हो और वो अटैच ना कर पाई हो ऊपर की तरफ। देन स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने सुना होगा स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। तो जब कोई बंदा स्मोक करता है, मान लीजिए कोई स्मोक कर रहा है, तो हमारे जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, उसी को तो हम लंग कैंसर, उसी को तो हम कैंसर बोलते हैं, है ना। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, और एबनॉर्मल ग्रोथ को हम बोलते हैं कैंसर। उसी तरह से जब प्रेग्नेंट लेडी स्मोक करती है, जो कि मना किया जाता है उसे, अगर उसने भी स्मोक किया तो क्या होगा, यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होगी सेल्स की। और कहाँ के सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, हमारे फर्टिलाइज्ड ओवम में एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा फर्टिलाइज्ड ओवम का, और वो ऊपर ना अटैच होकर डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, और क्या हो जाएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। उसी तरह से बिग प्लासेंटा भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में बिग प्लासेंटा बनेगा, जिसकी वजह से उसका नीचे शिफ्ट होने की चांसेस इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोलॉजी ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, पैथोलॉजी देख लेते हैं कि किस तरह से प्लासेंटा प्रीविया दिखता है। देखिए प्लासेंटा कैसा दिखता है, थोड़ा सा थिन होता है। थिन इसलिए होता है क्योंकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इतनी जगह नहीं होती है कि प्लासेंटा की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए। तो प्लासेंटा कैसा रहेगा, थिन रहेगा, लार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास, देखिए बताती हूँ, लार्ज इसलिए रहेगा, इस तरह से लार्ज रहेगा, फ्लैट रहेगा और लार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ग्रोथ होने का उसके पास कम स्पेस है, और यहाँ पे बेबी भी तो है ना, यहाँ पे बेबी सारे स्पेस ले लेगा, इसलिए बेबीज को कंप्रेस करेगा। तो ये ऐसे ना बढ़ने के बजाय ये अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसे करेगा, लार्ज करेगा। ठीक है, तो लार्ज करेगा तो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा टंग की तरह दिखेगा, जब जो है खिंचेगा, स्ट्रेच होगा तो टंग की तरह दिखेगा। प्लस इसमें कैल्सिफिकेशन होगा। कैल्सिफिकेशन क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और वो क्यों होता है, जब प्लासेंटा में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो व्हाइट व्हाइट कलर का प्लासेंटा दिखने लगता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम डिपॉजिट हो गया प्लासेंटा में। कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, ना अच्छे से बेबी को ब्लड सप्लाई मिल जाएगी, ना प्लासेंटा के अंदर अच्छे से ब्लड सप्लाई जाएगी, और क्या हो जाएगा, फीटल को हार्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटल डोर प्लासेंटा। देखिए नीचे की तरफ अटैचमेंट की जो भी लॉस है वो क्या क्या है, नीचे की तरफ अटैचमेंट का लॉस, एक तो ये वाला भी प्रॉब्लम है, बेटल डोर प्लासेंटा। ठीक है, नीचे की तरफ प्लासेंटा अटैच हुआ और नीचे की तरफ अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, कॉर्ड अटैच होगी प्लासेंटा में, लेकिन मार्जिन में। ये देखिए बेटल डोर प्लासेंटा ये है, कॉर्ड अटैच तो है लेकिन सेंटर में ना अटैच होकर के मार्जिन में अटैच है, दिस इज बेटल डोर प्लासेंटा। वेलामेंटस प्लासेंटा, वेलामेंटस देखिए
बैटल डोर प्लासेंटा आपको कैसा दिख रहा है, बैडमिंटन की तरह दिख रहा है, तो बैटल डोर प्लासेंटा से बना आपका बैडमिंटन। ये देखिए बैडमिंटन ऐसे ही तो होता है, यहाँ पे स्टिक होती है और ऊपर बैडमिंटन होता है ना, तो ये हो गया बैटल डोर प्लासेंटा। देन वेलामेंटस प्लासेंटा क्या है, वेलामेंटस प्लासेंटा में क्या होता है, जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो सुपरफिशियली ऐड होती है हमारे प्लासेंटा से, यानी कि ये ऊपर ही ऊपर अटैच है प्लासेंटा के, डीप इसका अटैचमेंट नहीं है, और इसकी वजह से कभी कभार क्या हो जाता है कि कॉर्ड जो है प्लासेंटा से डिटैच भी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है बेबी के लिए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, देखिए बैटल डोर प्लासेंटा होगा या वेलामेंटस प्लासेंटा होगा, दोनों में बेबी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी और बेबी कैसा रहेगा, प्रीमेच्योर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द प्लासेंटा प्रीविया। पहला है हमारा लोअर लाइनिंग। लोअर लाइनिंग में क्या होता है कि इट इज लोअर यूट्राइन सेगमेंट में तो अटैच है, लेकिन अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस है, ठीक है, इंटरनल ऑस से दूर है, इसमें वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। सेकेंड है आपका मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स होता है कि लोअर मार्जिन पे जाकर के अटैच हो गया, इसने इंटरनल ऑस को कंप्लीटली कवर तो नहीं किया, बट इंटरनल ऑस के जस्ट पास जाकर के अटैच हो गया, दिस इज मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। थर्ड है आपका पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। सो पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया इज जब प्लासेंटा जो है वो हाफ इंटरनल ऑस को कवर कर लेती है, उसको हम पार्शियल बोलते हैं। पार्शियल मीन्स होता है हाफ, जब हमारा प्लासेंटा हाफ इंटरनल ऑस को कवर कर ले उसको बोलते हैं पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। जब हमारा प्लासेंटा कंप्लीटली इंटरनल ऑस को क्या कर ले, कवर कर ले, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो देखिए इसमें क्या होगा, सडन पेनलेस कॉजलेस एंड रिकरेंट ब्लीडिंग होगी। सडन क्यों होगी, और जरूरी ये है कि नाइट में होगी मेनली, ठीक है। तो सडन क्यों होगी, सडन इसलिए होगी क्योंकि देखिए मदर का ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही मदर किसी मतलब ऐसे डीप उसमें से जाकर के गुजरी है, मतलब मदर के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे अचानक से ब्लीडिंग हो रही है। पेनलेस हो रही है, मतलब मदर को पता ही नहीं चल रहा है, पेन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मदर को कोई चोट तो लगी नहीं है। इसी वजह से कॉजलेस हो रही है, कोई कॉज नहीं है मदर के लिए, कोई कॉज नहीं है, मदर सोचेगी पता नहीं क्यों हो रही है, घबरा जाएगी, एंड रिकरेंट होगी, मतलब कंटिन्यूअस चलती रहेगी ब्लीडिंग। अच्छा ये होगी क्यों ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इसलिए होगी क्योंकि देखिए इतनी सी छोटी सी जगह पे प्लासेंटा भी अटैच है और बेबी भी अटैच है, तो बेबी जब प्लासेंटा पे प्रेशर देगा जिसकी वजह से प्लासेंटा थोड़ा बहुत निकल भी सकता है, उखड़ सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। तो अदर साइन एंड सिम्टम्स इसलिए देख लेंगे क्योंकि विजिबल ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, ये तो हमें दिखेगा ही, जिसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है। यूट्रस कैसा रहेगा, देखिए कॉन्ट्रैक्शन तो आ नहीं रहे हैं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि बेबी जो है वो प्लासेंटा को कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से प्लासेंटा का एबनॉर्मल डिटैचमेंट हो गया। तो इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्शन तो आ नहीं रहे होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिटैचमेंट नहीं हुआ है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो हमारा यूट्रस सॉफ्ट रहेगा, फिर्म रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैबी, थोड़ा सा गुलगुला सा टाइप का रहेगा, फूला फूला सा रहेगा, ठीक है, रिलैक्सेशन रहेगी क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन इस टाइम पे नहीं है। यूट्रस आपको थोड़ा सा इलास्टिक दिखेगा, आप इसको प्रेस करोगे तो आराम से प्रेस कर लोगे, थोड़ा सा खिंचाव रहेगा उसमें, और कोई भी टेंडरनेस नहीं रहेगी। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं प्रेजेंटेशन, और क्या क्या आप असेस कर सकते हो। एक तो आप माल पोजीशन असेस कर सकते हो, यहाँ पे देख लो ये सारे माल प्रेजेंटेशन और माल पोजीशन है, ठीक है। तो माल पोजीशन क्यों आप देखोगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि प्लासेंटा प्रीविया का जो सीरियस केस है वो 8th मंथ 9th मंथ में आ जाए, उससे पहले भी आ सकता है। तो हम ये लेके चलते हैं, ये चीज सोच के चलते हैं कि हो सकता है कि हमें जाना पड़े, ठीक है, ठीक है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है, हेड को छोड़ के कोई भी शोल्डर हो गई, या कोई भी नेक प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, लेग प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारी चीजें ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन के अंडर में आती है। नेक्स्ट आता है आपका अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल लाई मीन्स अंदर जो बेबी मूव कर रहा है वो मूव करता रह रहा है, बार बार मूव कर रहा है। क्यों बार बार मूव कर रहा है, क्योंकि अंदर उसको कम स्पेस है, कम स्पेस की वजह से वो अंदर परेशान है और वो बार बार मूव कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसी।
ठीक है, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए उससे पूछ लेंगे, पता कर लेंगे और प्रॉपर्टी सजेस्ट कर देंगे। देन है ट्रांसफर्स लाई। देखो ट्रांसफर्स लाई कैसा होता है, सॉरी, ट्रांसफर्स लाई ऐसा होता है, देखिए बेबी कैसे लेटा हुआ है, ऐसे। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, अगर बेबी ऐसे लेटा होता है तो डिलीवरी आराम से जाती है, बट बेबी ट्रांसफर्स लाई लेटा है जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं आराम से हो सकती है। देन प्रेजेंटिंग पार्ट, हेड तो एंगेज ही नहीं होगा। हेड एंगेज क्या होता है, ये देखिए हेड एंगेज मतलब होता है कि जब हेड जो होता है हमारा वो इस्चियल स्पाइन के बीच में आ जाता है, तो दो इस्चियल स्पाइन के बीच में आ जाता है, जिसको इस्चियल स्पाइन को हम जीरो स्टेशन भी बोलते हैं। ये देखिए ये है आपका इस्चियल स्पाइन, आप पेल्विक में देखिएगा आपको आराम से दिख जाएगा। इन दो इस्चियल स्पाइन को हम जीरो स्टेशन भी बोलते हैं। इन दो इस्चियल स्पाइन के अगर पास आ जाता है हेड तो हम कहते हैं हेड एंगेज हुआ, अदरवाइज हेड एंगेज नहीं हुआ। किससे एंगेज हुआ, इस्चियल स्पाइन से एंगेज हुआ। और अगर नहीं तो फिर हम कहेंगे हेड एंगेज अभी नहीं हुआ है, यानी कि अभी डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो अगर हेड एंगेज नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो फ्लोट कर रहा होगा अंदर, थोड़ा सा मूव कर रहा होगा और हेड पेल्विक कैविटी में नहीं गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फीटल हार्ट रेट। देखिए डिक्रीज हो जाएगी फीटल हार्ट रेट, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मदर को प्रॉब्लम हो रही है, बेबी भी कंप्रेस हो रहा है, प्लस हमारा प्लासेंटा कंप्रेस हो रहा है, प्लासेंटा जो है वो दब रहा है। जब प्लासेंटा दबेगा तो जो ऑक्सीजन प्लासेंटा से बेबी को मिल रहा है वो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा और बेबी की फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वल्वा का इंस्पेक्शन देखते हैं। तो वल्वा में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग दिखेगी हमें आराम से, वजाइना वल्वा हर जगह, क्लॉट के साथ ब्लीडिंग भी दिख सकती है। ठीक है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग दिखेगी। तो हमें कोई भी सिजेरियन सेक्शन करना है तो आउटसाइड द ओटी, ओटी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंसिडेंस रेट, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।